नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये वीडियो अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के किस चैम्बर द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव किया जाता है। आपके ऑप्शन ए में है लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन बी में है राइट ऑरिकल। ऑरिकल वर्ड से कंफ्यूज ना हो, ऑरिकल कहें चाहे एट्रियम कहें, दोनों का मतलब सेम है। आपकी हेल्प के लिए हार्ट का एक सिंपल डायग्राम यहां बनाया गया है। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लेफ्ट ऑरिकल। हार्ट का जो लेफ्ट ऑरिकल वाला हिस्सा होता है, लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट होता है, वहां पर फेफड़ों से यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स की सहायता से पहुंचता है। आपको इसके साथ एक बात और बता दें, पल्मोनरी वेन हमारी बॉडी की एकमात्र वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एकमात्र आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, या फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच, या फिर राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। आपको आंसर देना है ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पाए जाते हैं। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वाल्व है ब्लू कलर से बनाया गया है, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इसके कुछ और नाम भी हैं। इसे आप राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है और हार्ट के राइट साइड में होता है, इसलिए इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर या राइट एवी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर कुछ एडिशनल चीजों को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर बता रखा है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, या फिर लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, लेफ्ट एवी वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसलिए लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी से कहा जा सकता है। उसके बाद दो वाल्व और पाए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएं वाल्व का फंक्शन होता क्या है। वाल्व का मेन काम होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देना। मान लीजिए जो नॉर्मल मैकेनिज्म में क्या होता है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, वाल्व इस डायरेक्शन में होते हैं, ऊपर से नीचे फ्लूइड जा रहा है, तब तक तो ये ऐसे रहेंगे, जाने देंगे। जैसे ही ब्लड बैक फ्लो होगा, वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाना चाहेगा तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, तो बैक फ्लो को ये रोक देंगे। तो यही कारण है, यही इसका मेन रोल है। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम और एरोटा के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में यहां पर जो वाल्व पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं एरोटिक वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में पाया जाता है एरोटिक वाल्व। उसी के साथ राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहां पर जो वाल्व पाया जाएगा उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। हार्ट में टोटल 4 वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक और पल्मोनरी। सो एवरीवन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से किस स्ट्रक्चर को जाना जाता है। ऑप्शन ए एबी नोड को, या फिर ऑप्शन बी एसए नोड को।
सो एवरीवन, हियर्स द राइट आंसर। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से हम ऐसे नोड को जानते हैं। ऐसे नोड का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड। और अब ये जान लेते हैं कि ये हार्ट में कहां स्थित रहता है। इट इज लोकेटेड नियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, नियर एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा। हार्ट का जो राइट एट्रियम वाला हिस्सा है, इसकी वॉल में सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास ऐसे नोड पाया जाता है। इसका मुख्य काम है हार्ट में इंपल्स जनरेट करना, और इसके कारण हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे नोड के द्वारा प्रति मिनट लगभग 100 इंपल्स जनरेट की जाती हैं। सो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईसीजी QRS कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यू टू। ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आपको बताना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ईसीजी में आप देख सकते हैं QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये किसके कारण से बनता है। ऑप्शन ए एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण, या फिर ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण। यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सो एवरीवन, यहां पर एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, या फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब ये QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एवरीवन, सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। एट्रियम डीपोलराइजेशन के कारण ईसीजी में पी वेव बनती है। फ्रेंड्स, ईसीजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी की मदद से हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। ईसीजी के अंदर जो पी वेव होती है ये फर्स्ट और पॉजिटिव वेव होती है, जो कि एट्रियम के डीपोलराइजेशन के कारण बनती है। पी वेव की जो ड्यूरेशन होती है वो 0.1 सेकेंड की मानी जाती है। QRS कॉम्प्लेक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी पर्सन की ईसीजी में लॉन्गर QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिले तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति में प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स आ रही हैं, या फिर वेंट्रिकुलर अरिथमियास कंडीशन डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यदि सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो वैल्यू आएगी उसे आप क्या कहोगे। ऑप्शन ए है पल्स प्रेशर, ऑप्शन बी है पल्स डेफिसिट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को घटा दिया जाए तो आने वाली वैल्यू को हम पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। यहां पर जो अपर बीपी है इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो लोअर बीपी है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यदि इस पर्सन में हमें पल्स प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से, सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर को घटा देंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mmHg। 120 से जब 80 घटाएंगे तो बचेगा 40। तो हमारे बॉडी में नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg। आइए फ्रेंड्स, दो टर्म्स हैं पल्स डेफिसिट और कार्डिक आउटपुट, दोनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट एंड स्वीट में। व्हाट इज पल्स डेफिसिट? पल्स डेफिसिट इज अ डिफरेंस बिटवीन द हार्ट रेट एंड पाल्पेबल पल्स। पल्स डेफिसिट का मतलब होता है एक्चुअल हार्ट रेट और पाल्पेबल पल्स के बीच का अंतर।
पाल्पेबल पल्स का मतलब है वो पल्स जो आप फील करके काउंट करते हैं। इस प्रोसेस को किसी भी पर्सन में पल्स डेफिसिट कंडीशन को पता करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक पर्सन क्या करता है, पेशेंट के एपिकल पल्स को स्टेथोस्कोप की मदद से नोट करता है, और दूसरा पर्सन बॉडी के किसी भी पार्ट में, रेडियल पार्ट में मान लीजिए, फील पल्स को पाल्पेबल मेथड से फील करके काउंट करता है। 1 मिनट तक पल्स को कैलकुलेट करने के बाद में अगर दोनों की काउंटिंग में डिफरेंस आता है तो उस कंडीशन को हम पल्स डेफिसिट कहते हैं। पल्स डेफिसिट की जो कंडीशन होती है मोस्टली एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट एट पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट के राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया ब्लड कार्डियक आउटपुट कहलाता है। कार्डियक आउटपुट को ज्ञात करने का, निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml माना जाता है, 70 ml माना जाता है, और जो हार्ट रेट होती है वो स्टैंडर्ड 72 बीट्स पर मिनट मानी जाती है। यदि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4900 के आसपास वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो कार्डियक आउटपुट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 ml के आसपास। क्वेश्चन नंबर 6 है, पी वेव कॉमनली एब्सेंट इन। ईसीजी में जो पी वेव होती है निम्न में से किस कंडीशन में एब्सेंट होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एट्रियल फ्लूटर, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं इफ यू नो द आंसर। सही जवाब है ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन में जो पी वेव होती है वो एब्सेंट होती है। 7th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिगॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है? डिगॉक्सिन एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपको इसका एंटीडोट बताना है। सही जवाब है डिगॉक्सिन ड्रग का एंटीडोट होता है डिगिविंड, जिसे हम डिगॉक्सिन इम्यून फैब के नाम से भी जानते हैं। डिगॉक्सिन किस लिए काम आती है? डिगॉक्सिन एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए उपयोगी ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन डिजीज कंडीशन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन में फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हिपैरिन, ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन सी इकोस्प्रिन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आंसर आता है तो प्लीज आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नॉर्मल साइनस रिदम कितनी होती है? नॉर्मल साइनस रिदम कितनी होती है? काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, दिल थाम के आंसर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 300 to 350 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 120 to 160 बीट्स पर मिनट, ऑप्शन डी 200 to 250 बीट्स पर मिनट। सो एवरीवन, इस क्वेश्चन का सही जवाब है नॉर्मल साइनस रिदम होती है ऑप्शन ए 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यहां पर क्वेश्चन को कंफ्यूज किया गया था नॉर्मल साइनस रिदम लिखकर, जबकि एक्चुअल में एग्जामिनर आपसे यह पूछना चाहता है कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर। मोस्ट सेंसिटिव कार्डियक मार्कर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्रिएटिनिन काइनेज को, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन को।
सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू वेव इन ईसीजी इज सीन इन विच कंडीशन। ईसीजी में यू वेव किस डिजीज कंडीशन में प्रदर्शित होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपोकैलिमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलिमिया। सही जवाब है दोस्तों इस कंडीशन का ऑप्शन ए हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया कंडीशन में पर्सन की ईसीजी में आपको यू वेव दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? ऑप्शन ए डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, ऑप्शन बी इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। राइट आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट की संख्या में कमी आना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईडी। एईडी का पूरा नाम क्या है? आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एडवांस इमरजेंसी डिफिब्रिलेटर और ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, आपको इसका आंसर चूज करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। The right answer is option B, automated external defibrillator। AED का फुल फॉर्म होता है automated external defibrillator। आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं automated external defibrillator होता क्या है। In treatment of cardiac arrest, lightweight battery operated portable device that checks heart rhythm and sends a shock to heart to restore normal rhythm। एईडी एक हल्का बैटरी से चलने वाला पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कि पर्सन की हार्ट की रिदम को चेक करता है और आवश्यकता अनुसार हार्ट की रिदम को करेक्ट करने के लिए शॉक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर। किस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण हीमोफीलिया ए डिजीज होता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9, ऑप्शन बी क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसे रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। द राइट आंसर इज हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर बी, ऑप्शन बी हीमोफीलिया ए डिजीज क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी के कारण होने वाला डिजीज है। इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दें, हीमोफीलिया बी ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की कमी से होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, विच कोगुलेशन डिसऑर्डर इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ऐसा कौन सा कोगुलेशन डिजीज है जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है? आपके ऑप्शन ए है हीमोफीलिया ए, ऑप्शन बी है वॉन विलिबर डिजीज। सही जवाब है ऑप्शन बी वॉन विलिबर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम CRT। ऑप्शन ए 1 to 6 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 1 to 3 सेकेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नर्सिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 से 3 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यू आर मॉनिटरिंग एन इन्फेंट विथ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज फॉर द साइन ऑफ हार्ट फेलियर, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट विल बी अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। आप एक इन्फेंट यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चे की देखभाल कर रहे हैं जिसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कंडीशन मौजूद है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कंडीशन का मतलब है ऐसे डिजीज जो कि बर्थ के साथ ही मौजूद हैं। उस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कंडीशन वाले बच्चे में हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि हार्ट फेलियर का अर्ली साइन क्या होगा। हार्ट फेलियर का मतलब है
हार्ट के द्वारा शरीर की आवश्यकता अनुसार ब्लड बॉडी में पंप ना कर पाना, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो बॉडी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, इससे स्ट्रेस डेवलप होगा। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पैलर, ऑप्शन बी कफ, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सिंपली आपको बताना है इन्फेंट में हार्ट फेलियर का प्राइमरी सिम्टम क्या है, फर्स्ट सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टैकीकार्डिया। इस बच्चे में सबसे पहले टैकीकार्डिया कंडीशन डेवलप होगी। टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का नॉर्मल रेट से बढ़ जाना। लेट्स डिस्कस अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की कंडीशन में हमें निम्न साइंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का तेजी से बढ़ जाना। जब हमें हार्ट फेलियर कंडीशन डेवलप होती है हमारे शरीर में तो ब्रेन ऑर्डर देता है हार्ट को कि आपका पंपिंग एक्शन सफिशिएंट नहीं है, आप ब्लड को टारगेट बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हार्ट क्या करता है, बहुत ज्यादा तेजी से पंपिंग एक्शन शुरू कर देता है, वो तेज धड़कना, कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। इस कारण जो अर्ली साइन माना जाता है वो होता है टैकीकार्डिया। इसी के साथ साथ टैकीपनिया यानी जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोफ्यूज स्लैप स्वेटिंग, पसीने का आना माथे पर, उसके अलावा फैटिक, थकान, इरिटेबिलिटी, सडन वेट गेन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशंस भी डेवलप होती हैं। ऑप्शन में बताया अदर दो ऑप्शंस में पेलर और कफ थे, ये दोनों पेलर और कफ प्रेजेंट हो सकते हैं हार्ट फेलियर कंडीशन में, लेकिन ये अर्ली साइन नहीं होते हैं। सो एवरीवन, ये था हार्ट फेलियर के बारे में कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन, एस्पिरिन इज एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग एमआई। एक पेशेंट जिसे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है उसमें एस्पिरिन ड्रग क्यों दी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं एस्पिरिन का एंटी थ्रोम्बोइटिक एक्शन होता है इस कारण, या फिर एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट होती है इस कारण। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी कर रहा है ये क्वेश्चन। सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्पिरिन इज एडमिनिस्टर्ड इन अ पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी थ्रोम्बोइटिक एक्शन, not because of antiplatelet action. Now let's discuss about the antithrombotic agents and antiplatelet agents. What are they? Antithrombotic agents are the drug that reduces the formation of blood clots. Antithrombotic agent ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकते हैं। अब बात करते हैं एंटीप्लेटलेट एजेंट्स की। Antiplatelet agents stop platelets from sticking together and forming blood clots. Antiplatelet agent ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने से रोकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स जब आपस में जुड़ती हैं तो इसके कारण भी क्लॉट का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स स्टिक टुगेदर एट इंजरी साइट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। मोस्टली जो हमारे शरीर में जब कभी चोट लग जाती है तो उस स्थान पर प्लेटलेट्स पहुंचकर एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और एक क्लॉट का निर्माण करती हैं जिससे कि ब्लीडिंग रुकती है। सो एंटी थ्रोम्बोइटिक एजेंट और एंटी प्लेटलेट एजेंट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट साउंड्स आर रिजल्ट ऑफ। हार्ट साउंड्स किस कारण से प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्स के बंद होने के कारण। काफी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्स। हार्ट साउंड्स हार्ट वॉल्स के बंद होने के कारण सुनाई देते हैं। Last question of this video, what is the normal heart rate or pulse rate? एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय दर कितनी होती है।
द राइट आंसर इज 72 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 72 धड़कनें सामान्य मानी जाती हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।